हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। मैं अभिनिका। अभी हम भारत का भूगोल परिचय पढ़ रहे थे, जो कि हम उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा 2022 को मद्देनजर रखते हुए इसमें हम भूगोल में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। तो इसके अंदर हमने अभी तक आपको बताया था कि जो हमारी भारत की मानक समय रेखा है वो हमारी 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, ये बता दिया था। यही बस साथ में ये भी बताया था जो मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से होके निकलती है। फिर मैंने उसके बाद बताया था कि वो 5 राज्य कौन थे। उसमें से आपको याद रखना था उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। जैसे कि आपको पता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आपस में अलग होके बने हैं। ठीक है, तो जो डिवीज़न होता है ना, बिल्कुल वहीं से मध्य प्रदेश को छूती हुई छत्तीसगढ़ से होते हुए ये जाती है नीचे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, इस तरह ये 5 राज्य होते हैं जहाँ से हमारी भारतीय जो मानक समय रेखा है, जिसको हमने 82 डिग्री 30 मिनट मांगना है, वो इन 5 राज्यों से होकर जाती है। ओके, अब इसमें हम आपको बताते हैं भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय के बीच। देखो, हमने जो ग्रीनविच जो है वो हमने मेन टाइमलाइन बना रखी है। ठीक है, हम उसको मानते हैं। वहाँ से अगर भारत मानक समय रेखा जाए तो हमारे बीच में जो अंतर है समय का, वो 5.5 घंटे हम आगे हैं। ये याद रखिएगा, हम पीछे नहीं है। याद रखिएगा 5:30 घंटे हम ग्रीनविच मानक समय से आगे हैं। भारतीय समय ग्रीनविच समय से आगे चलता है। देखो इसमें दे रखा है क्लियर। और कितना आगे चलता है तो 5:30 आवर आगे चलता है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है। आपको मैं बता दूं, आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सबसे ज़्यादा रेखा दूसरे राज्यों से लगती है। तो आप देखेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश। आप अगर इसको यूपी मान के चलें तो मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर जो है सबसे पहले उत्तराखंड। आपको पता होगा कि यूपी से ही उत्तराखंड 2000 में अलग हुआ था। ठीक है, पास में ही आपको इसके हरियाणा देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी दिल्ली देखने को मिल जाती है। ठीक है, साथ ही साथ राजस्थान आपको इसके पास में देखने को मिल जाता है। मध्य प्रदेश देखने को मिल जाता है। छत्तीसगढ़ इससे लगा ही हुआ है। झारखंड का कुछ भाग और बिहार। इस तरह इससे टोटल 9 राज्य मिलते हैं। ओके, अब इसमें बोला गया है भारत में कुल 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट से लगे हुए हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि हमारा भारत का मैप है। ठीक है, हम ये इस तरह मान लें तो कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो समुद्री तट से लग रहे हैं। तो हम आपको बता दें, सबसे पहले आपको पता होगा ये वाला एरिया हमारा गुजरात है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र आता है, तो गुजरात महाराष्ट्र। ठीक है, देन गोवा आता है, हमारा गोवा हो गया। फिर हमारा ये एरिया कर्नाटका है। नीचे हमें केरला देखने को मिल जाता है। यहाँ हमारा तमिलनाडु, इससे ऊपर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पर हमारा उड़ीसा है। देन मैं आपको अगर बात करूँ तो यहाँ पे हमारा वेस्ट बंगाल देखने को मिल जाता है। तो इस तरह ये जो टोटल हो गए हमारे कितने हो जाते हैं 9। तो अब से आपसे कभी पूछ लिया जाए कि ऐसे कितने टोटल राज्य हैं जिनकी समुद्री रेखा, जिनकी मतलब कि तटीय रेखा समुद्र से लगती है, समुद्री तटीय रेखा है, तो 9 राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अंडमान निकोबार वो केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलेगा। यहीं पर गोवा के पास और गुजरात के पास आपको दमन द्वीप और पुदुचेरी भी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी जो है सीमा समुद्री तट से लगती है। तो याद रखें, अगर टोटल पूछा जाएगा तो हमेशा हमको बताने हैं 13। ठीक है, जिसमें अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश और साथ ही साथ राज्य पूछे जाएं तो 9 तो हमारे राज्य हो गए और 4 हमारे केंद्र शासित। इस तरह टोटल तो 13 आएगा, लेकिन अगर सिर्फ राज्य पूछे तो 9 लगाइएगा, और अगर सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछ ले तो आप 4 लगाइएगा। और बाई चांस वो टोटल पूछे कि कितनी सीमा, कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है, तो उसका आंसर हमारा हो जाएगा 13। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है हिमालय को छूने वाले राज्य कितने हैं टोटल। अब देखो कुछ इस तरह, अगर हम अपने अपर
की बनाने की कोशिश करें। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे पहले याद रखिए 11 राज्य कैसे हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश कैसे हैं। देखो सबसे पहले क्लियर करो, आप जानते हो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हमारा हिमालय का पार्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में शिवालिक पहाड़ियाँ, हिमालय का पार्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, सिक्किम हमारा यहाँ पे है ही है, सिक्किम हो गया। अरुणाचल प्रदेश सबसे हमारा ईस्टर्न राज्य कहलाता है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर भी हमारा क्या है, हिमालय। नागालैंड यहाँ तक आता है, नीचे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा ये देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ असम, पश्चिम बंगाल, ये 7 जो 7 सिस्टर हैं इनको तो मान के ही चलिए। ठीक है, 7 सिस्टर्स को, और साथ में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को लगा दीजिए। 7 सिस्टर किसको कहा जाता है, तो आप इनके नाम याद रखेंगे। ठीक है, बाकी आपको 2 इम्पॉर्टेंट ये याद रखने, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। बाकी पश्चिम बंगाल आपको पता है कि इसमें से हमारा जो है, जब हम यहाँ देखते हैं नेपाल के बगल में अगर हम देखेंगे इधर सिक्किम, और सिक्किम के बगल में हमें पश्चिम बंगाल देखने को मिलता है, दार्जिलिंग जो सबसे ऊपरी भाग आता है पश्चिम बंगाल राज्य का, और उसमें से भी हमारा हिमालय उस जगह से निकलता है, इसलिए वो पश्चिम बंगाल को भी छूता है। इस तरह जो टोटल राज्य हो जाते हैं वो हमारे 11 हो जाते हैं। अगर वहीं मैं बात करूं केंद्र शासित प्रदेश की तो 2 हो जाते हैं, एक हमारा जम्मू कश्मीर और दूसरा हमारा लेह। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो लगते हैं। अब अगर टोटल फिर से पूछा जाए तो फिर से आप याद रखिएगा 13। ठीक है, अगर पूछा जाए हिमालय को छूने वाले टोटल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं तो 13 है। अगर राज्य पूछे जाए तो कितने आएंगे 11, और अगर केंद्र शासित प्रदेश को पूछे जाए तो कितने आएंगे 2, जो कि एक हमारा जम्मू कश्मीर और दूसरा हमारा लेह है। ओके, अब नेक्स्ट दे रखा है, हमें पता है कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो हम कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, जो हमारे भारत से होके निकलती है। देखो जिस तरह अगर हम कुछ इसे मान लें कि हमने इसको अर्थ माना है, ठीक है, देखो इसको अगर हम अर्थ मान लें, ठीक है, तो हम जानते हैं 0 डिग्री, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं भूमध्य रेखा। इससे ऊपर 23.5 डिग्री हमें देखने को मिलती है और साइड में नीचे भी हमें देखने को मिलती है। जो ऊपर वाली है उसको हम कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसे हम मकर रेखा या फिर हम हिंदी में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो ये जो है हमारे भारत देश से होके निकलती है। हमारा भारत देश की लोकेशन ये समझें, क्योंकि हमने कहा है उत्तर पूर्वीय एरिया में मिलता है हमें देखने को, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो हमारे कर्क रेखा हमारे भारत देश से होके निकलती है। अब पूछा जाएगा टोटल कितने राज्यों से होके निकलती है, तो याद रखें 8 राज्यों से। अच्छा, इसको याद करने का एक तरीका ये भी है, आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं। आप इसकी एक ट्रिक बना सकते हैं जिस पे आप ये याद रखें, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, अब इससे आप तुरंत इस तरह से देखें, हम सबसे पहले बताएंगे यहाँ पे मी से याद रखिएगा मिज़ोरम। ठीक है, सबसे पहले ईस्ट से चल रहे हैं हम, मी से याद रखिएगा मिज़ोरम। देन ये जो आ रहा है इससे याद रखेंगे आप त्रिपुरा। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने बताया पर, इससे याद रखेंगे पश्चिम बंगाल। देन हमारा आता है झारखंड, मित्र पर गमछा झार, झारखंड याद रखिएगा। झा से हमारा छत्तीसगढ़ आता है, माँ से हमारा मध्य प्रदेश आता है, और गा से हमारा गुजरात आता है, और ये जो हमने झारखंड का आर याद रखा है इससे हमारा राजस्थान याद रखना है। इस तरह जो टोटल हैं वो हमारे हो जाते हैं 8। आपको याद रखने हैं मित्र पर गमछा झार, मी से मिज़ोरम, त्र से त्रिपुरा, पर से आप पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर भी राजस्थान आर से याद कर सकते हैं करना चाहें तो। ग से गुजरात याद रखिएगा, माँ से मध्य प्रदेश, और झा से छत्तीसगढ़ आ ही जाएगा, और झा से हमारा झारखंड, और आर से राजस्थान। इस तरह मित्र पर गमछा झार, ऐसी मतलब ये ट्रिक किसके लिए हम याद रख रहे हैं, 8 ऐसे राज्य जहाँ से हमारी कर्क रेखा होकर गुजरती है। ओके, नेक्स्ट
भारत का सर्वाधिक नगरीयकृत राज्य गोवा है। देखिए मतलब कि जहाँ पे जो सिटी मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ पे गांव कम है, ऐसा राज्य कौन सा है जहाँ पे गांव कम और नगर ज़्यादा है। तो ऐसा राज्य हमें कौन सा देखने को मिल जाता है? गोवा। अच्छा, सबसे कम नगरीयकृत राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। इस तरह भी याद रख सकते हैं, ये पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर मतलब इतना नगरों का विकास नहीं है, यहाँ पे लोग ज़्यादातर गांव में रहते हैं, इसलिए सबसे कम नगरीकृत राज्य पूछा जाएगा तो हिमाचल प्रदेश, और सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा तो वो गोवा आएगा। और वैसे भी गोवा में ज़्यादा टाइम तक जो बाहर के लोग थे हमारे पुर्तगालीज़, वो रह के गए थे और उन्होंने गोवा को विकसित किया था, और उन्होंने तभी से वहाँ पे नगर बनना और वहाँ का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। इस वजह से भी हम ये कह सकते हैं सर्वाधिक नगरीकृत जो राज्य है वो गोवा है, जबकि कम जो है, क्योंकि यहाँ पे ये पहाड़ी क्षेत्र है और इसकी कुछ भौतिक संरचनाओं की वजह से ये हम कह सकते हैं कम नगरीकृत है। ओके, उसके बाद भारत का मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन वाला राज्य है। अगर आपसे पूछे वनों का प्रदेश या हृदय प्रदेश भी कहते हैं इसे, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं तो वो हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ओके, भारत का हरियाणा सबसे कम वन वाला राज्य है। अगर हम सबसे ज़्यादा वाला मध्य प्रदेश को, हृदय प्रदेश को, वन प्रदेश को जान रहे हैं तो ये भी याद रखें ना कि सबसे कम वन कहाँ मिल रहे हैं, तो याद रखेंगे हरियाणा में। भारत का मौसिनराम मेघालय के अंदर आता है, जहाँ पे गारो, खासी, जयंतियाँ ये पहाड़ियाँ मिलती हैं, सबसे अधिक वर्षा होती है। ये बात रखें क्यों होती है। देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे मानसून बीच में फंस जाता है कहा जाता है, तो और यहीं पर आके मानसून लौटता भी है और यहाँ पे बनता रहता है और यहाँ बारिश कराता रहता है, ठीक है। इनकी जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ की कीपनुमा पहाड़ियाँ हैं, जिसकी वजह वहाँ पर जो हवाएं हैं वहाँ पे बार बार बादल बनते हैं पहाड़ों की वजह, मतलब कि जो हवाएं होती हैं वो ऊपर को उठती हैं, ठंडा करती हैं बादल को, और बादल ठंडा होने के बाद वो बरस जाता है। तो ये जो मौसिनराम है मेघालय में, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो हमने कितनी चीज़ें जानी। सबसे सर्वाधिक अगर नगरीकृत सिटी वाला एरिया राज्य पूछा जाएगा तो गोवा, कम पूछा जाएगा तो हिमाचल प्रदेश, वन सबसे ज़्यादा हमारे मध्य प्रदेश में है, कम वन वाला राज्य हमारा हरियाणा है, साथ ही साथ सबसे अधिक बारिश हमारे मौसिनराम मेघालय में होती है। ओके, नेक्स्ट हमारा दे रखा है भारत के केंद्र शासित प्रदेश लेह में सबसे कम वर्षा होती है। अब सबसे ज़्यादा ज़्यादा राज्य पूछ लिया तो हमने बता दिया आपको कौन सा, मौसिनराम मेघालय के अंदर। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर सबसे कम बारिश होती है, लेह लद्दाख, आपको पता होगा ऐसा एरिया, लद्दाख तो मैं आपको बता दूं ऐसा एरिया है जो हमारा कोल्ड डेजर्ट कहलाता है, वहाँ पे बारिश कम होती है। लेकिन यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है तो लेह का नाम आएगा, ठीक है। अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से आता है। ये अरावली पर्वत जो है हमारे राजस्थान में मिलता है, ठीक है। ये श्रृंखला गुजरात से शुरू होते हुए इसका सबसे सर्वाधिक भाग जो है राजस्थान स्टेट के अंदर है, लेकिन ये दिल्ली के मजनू टीला तक है, ठीक है, गुजरात से लेके। और यहाँ जो राजस्थान में इसकी सबसे ऊंची श्रृंखला जिसका नाम माउंट आबू है, वो हमारे राजस्थान में माउंट आबू पे आके मिलती है। तो याद रखिएगा अरावली का सबसे ज़्यादा विस्तार हमारे राजस्थान के अंदर है, और अरावली ही सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। अच्छा, हिमालय पर्वत जो है सबसे नवीन और वलित पर्वत में आता है। ये आगे हम आपको समझाएंगे नवीन क्यों है, वलित पर्वत क्यों कहा गया इसे, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ब्लॉक माउंटेन, फोल्डिंग ब्लॉक माउंटेन, ये आगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। बस आपसे आप याद रखें अभी ये आप कि अगर प्राचीन पूछा जाएगा तो आपको अरावली पर्वत याद रखना है, अगर नवीन पूछा जाए तो हिमालय पर्वत, क्योंकि इसका जो है ये जो बना है ये काफ़ी बाद में बना है। और ये क्यों बना है, जब दो प्लेट्स आपस में टकराई उसके कारण एक प्लेट एक दूसरी प्लेट के नीचे मर्ज हुई, तो एक जो दूसरी प्लेट थी वो ऊपर को उठी, और जो मलबा था साथ में चीज़ थी वो इकट्ठे होके उठी, और इस कारण से जो है हिमालय पर्वत बना। इसको हम नेक्स्ट वीडियो या फिर आने वाली वीडियोस के अंदर डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ओके, और अभी तक आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।